प्रिय पाठकों, मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के संबंध में, उनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और के संबंध में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कास्ट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। भाइयों में से सबसे ज़्यादा लगाव सुभाष चंद्र बोस को शरद चंद्र बोस से था। अब सुभाष चंद्र बोस के शिक्षा दीक्षा से लेकर के आईसीएस तक का सफ़र कैसा रहा, कैसा परिश्रम करना पड़ा, किस तरह से हुआ, उसके संबंध में भी जानना उचित होगा। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 ईस्वी में उन्होंने रेवे नशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्राचार्य बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष चंद्र के बोस के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1916 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र ऑनर्स का छात्र बने और 1919 ईस्वी में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वे जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने परीक्षा देने का फैसला लिया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा के तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष चंद्र बोस किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने और खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 ईस्वी में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। आईसीएस की परीक्षा पास बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए। उनके दिलों और दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। आखिरकार 22 अप्रैल 1921 ईस्वी को भारत के सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का पत्र मिलते ही कि पिता और परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, लेकिन उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है जो सुभाष चंद्र बोस को अपनी ताकत बना और उसमें एहसास किया कि नहीं, मैं बल मिला जिससे वह आगे की कार्य में जुट सके। सुभाष चंद्र बोस जून 1921 ईस्वी में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में
ट्राइपास ऑनर्स की डिग्री के साथ साथ स्वदेश वापस लौट आए। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य। इसके पश्चात सुभाष बाबू स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किए और कार्य कुशलता के साथ अपना काम करने लगे। कोलकाता के स्वतंत्रता आंदोलन में देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ कार्य करने की इच्छा प्रकट की। रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 ईस्वी में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय का नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिजनों को नौकरी मिलने लगी, जो सुभाष बाबू के कार्यकुशलता का ही परिणाम था। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की थी। 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसने काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन के जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने खाकी वस्त्र पहनकर मोतीलाल नेहरू को सलामी दी। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया गया। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तब गांधी जी अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से तो बात तो की, परंतु नरमी के साथ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी और कांग्रेस के कार्यशैलियों तरीकों से बहुत नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका ही था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का यह युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 ईस्वी में नहीं हुई थी। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए? यथासंभव नेताजी की मौत नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 ईस्वी को गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने नेताजी को लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दिया। आज़ाद हिंद सरकार के 75 साल पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार साल 2018 में नरेंद्र मोदी ने किसी प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त के अलावा लाल किले पर तिरंगा फहराया। मालूम हो कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार को 11 देशों की सरकार ने इस सरकार को मान्यता दी थी, जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा, मेहनत को दर्शाता है। धन्यवाद।